जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे इकोनॉमी सेट 3 और अभी तक आपने सेट 1 और 2 नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक हम आपको आई बटन में या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से जाके डायरेक्ट देख लीजिएगा। अगर आप 1 से लेके 10 तक सेट देख लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में 90 या 95% लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि यही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपका 50 में कितना सही हुआ है। तो चलिए हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को एक बार जम के शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर 1 नंबर में क्या लिखा है कि किस अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति के अस्तित्व एवं प्राधीनता पाई जाती है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, समाजवाद, मिश्रित अर्थव्यवस्था या पूंजीवाद या इनमें से कोई नहीं। तो आप सबका बिल्कुल ही राइट आंसर क्या आ रहा है, बी वाले का बिल्कुल ही राइट आंसर है। 2 नंबर में क्या लिखा है देखिएगा कि किसने कहा कि मुद्रा वह है, ये जो पैसा है वह है जो मुद्रा का कार्य करे। ये जो पैसा है ना उसका जो कार्य करे, जैसे हम पैसा रहता है तो हम कुछ खरीद पाते हैं, तो ये मुद्रा का कार्य है तभी तो हम कर पाते हैं। ये जो शब्द बोला गया है किसके द्वारा बोला गया है, तो ये जो बोला गया है आपके प्रो हेंटे के द्वारा बोला गया है, तो बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए 3rd नंबर में क्या कह रहा है कि धन का वह भाग जिसे अधिक धनोपार्जन के लिए लाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर धनोपार्जन का अर्थ क्या होता है कि अधिक पैसा लाना, अधिक पैसा हो जाना, वो हो गया। तो ये जो धन का वह भाग जिसे अधिक धनोपार्जन लिया जाता है तो वो उत्पादन में हो सकता है या पूंजी में हो सकता है या निवेश में या इनमें से कोई नहीं। तो आप सबका राइट जो आंसर आ रहा होगा वो सी आ रहा होगा। बिल्कुल सही बताया आप सबने, जितने स्टूडेंट अगर सी बताए हैं उन सबका बहुत ही अच्छा है। अब देखिए 4 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्न में से किसके अनुसार किसी वस्तु की कीमत मांग एवं पूर्ति, किसी वस्तु की कीमत में मांग एवं पूर्ति दोनों शक्तियों के द्वारा निर्धारित होती है। जैसे मान लीजिए मांग भी बराबर होती है और पूर्ति भी बराबर होती है, वो किसके द्वारा बोला गया है, तो वालराम के द्वारा, मार्शल के द्वारा, हिक्स के द्वारा या वेन हम के द्वारा। तो फटाफट बताइए 4 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, गजब, आप सबका बी वाले का राइट आंसर है। और बहुत स्टूडेंट बोलते हैं कि सर आप पीडीएफ कैसे दे सकते हैं, तो पीडीएफ के लिए आपको मात्र क्या करना है, इस नंबर पे 7542031831 इस नंबर पे कॉल करके मैसेज करना है या कुछ भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा, मात्र आपको 150 फीस लगेगा, उसके माध्यम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब 5 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि सरकार के राजस्व के अंतर्गत कौन सा कर शामिल है। ये जो सरकार जो देख रहे हैं उसके अंतर्गत कौन सा कर, जैसे टैक्स होता है वो हम कौन सा टैक्स देते हैं, आय कर देते हैं, निगम कर देते हैं या सीमा कुल देते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट बता दीजिए, ये प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो इसे आप एमवीवीआई वीवीआई कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रश्न बहुत ही अच्छा है। तो आपसे जो बिल्कुल ही राइट आंसर क्या है, निगम, बी वाले का राइट आंसर, निगम कर होते हैं सरकार के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर 6 नंबर में क्या कह रहा है कि एक व्यावसायिक बैंक का तलपट कितने भागों में बांटा गया है। तो इसका बताइए 5 भागों, 3 भागों, 2 भागों या 4 भागों में। तो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ए नहीं बी वाले का राइट आंसर है, गजब, आप सबका बी आ रहा है। ठीक है, 3 भागों में। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है 7 नंबर में कि निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में कीमत एवं नियोजित तांत्रिक मिलकर केंद्रीय समस्याओं का समाधान किया जाता है। तो फटाफट बता दीजिए, इसमें क्या कर रहा है कि कीमत का और नियोजित तांत्रिका को मिलाकर ये दोनों को क्या करता है, मिला दिया जाता है। सब केंद्रीय मतलब कि जो केंद्र स्तर पर जो समस्याओं रहती है उसका समाधान किया जाता है, उसका सोल्यूशन किया जाता है किसके द्वारा, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के द्वारा या समाजवादी अर्थव्यवस्था के द्वारा या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट बता दीजिएगा राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था जो देख रहे हैं उसमें किसी भी चीज का अच्छा खासा सोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, पूंजीवादी में इतना नहीं हो सकता है, नहीं समाजवादी में नहीं हो सकता है और नहीं पूंजीवादी। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि पूरा का पूरा होता है, इसमें सभी लोग का हाथ होता है। ठीक है, जैसे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। राइट, चलिए अब देखिए 8 नंबर में क्या कह रहा है कि उदासीन वक्र विश्लेषण का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है। ये जो उदासीन वक्र विश्लेषण का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है, क्वेश्चन के द्वारा, हिक्स या एलन के द्वारा, हिक्स या सैमुअल्सन के द्वारा। तो फटाफट बता दीजिएगा राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, इसका भी राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। बी वाले का बहुत ही अच्छा खासा आ रहा है और आप सबका मुझे उम्मीद है कि आपने 9 में 8 में 8 अभी तक सही किए होंगे। ठीक है, 9 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहला नाम क्या था, मतलब कि स्टेट बैंक जैसे एसबीआई बोलते हैं उसका पहला नाम क्या था, ये इंपीरियल बैंक था या फेडरल बैंक था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था
ओरियल बैंक था, ओरिएंटल। ये तो आपको पता होना चाहिए। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है। देखिए ये तो बैंक नहीं था, रिजर्व बैंक हो गया आरबीआई, तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो केंद्र सरकार का है, ये नहीं होगा। पहले आप फेडरल बैंक का देख लीजिए, तो ये भी नहीं हो सकता है। ये जो क्या देख रहे हैं, इंपीरियल बैंक जो देख रहे हैं, वो आपका राइट आंसर है, ठीक है, याद रखिएगा। ए वाले का बिल्कुल ही गजब आप सबका कमेंट आया है। अब देखिए क्या कह रहा है, 10 नंबर में यहाँ पर प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र क्षेत्र भारत की राष्ट्रीय आय में अधिकतम सहयोग देता है? क्या कह रहा है? भारत की राष्ट्रीय आय हो गया, जैसे इनकम जो हो गया, उसमें अधिकतम सहयोग देता है। उसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है? सपोर्ट मिलता है। तो वो सेवाएँ में, जैसे सेवाएँ में ले सकते हैं, कार हो गया, बस हो गया, ट्रेन हो गया, ये हो गया। व्यापार आप जानते ही हैं कि एक जगह से व्यापारी करना, या कृषि जानते हैं कि खेती वगैरह करना, या निर्माण या किसी वस्तु-वस्तु का निर्माण करना। तो इसमें किससे ज़्यादा भारत की राष्ट्रीय आय में क्या होती है? विकास होती है या सहयोग हो सकती है? तो वो बताइए। तो देखिए अधिकतर जो देखिएगा भारत में कृषि सबसे नंबर 1 पे है। 80 से 17 से 80% जो व्यक्ति है ना, वो क्या करते हैं? अभी भी कृषि करते हैं। बट क्या हो रहा है, धीरे-धीरे कृषि की मात्रा कम रहे और टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं, राइट? किसमें? टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं। ठीक? याद रखिएगा। अब यहाँ पर 11 नंबर देखिए कि देश में कितने राज्य वित्त निगम है? तो इसमें जो पूरे देश में बोले हैं, भारत में या मान लीजिए पूरे देश में बोला जाए, ये कितने हैं? तो इसमें जो है को टोटल 18 है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि समष्टि स्तर पर निर्णय कौन लेता है? समष्टि स्तर पर निर्णय कौन ले सकता है? परिवार ले सकता है, फर्म ले सकता है या राज्य, या इनमें से कोई नहीं। तो समष्टि अर्थ में जो ले सकता है वो फर्म ले सकता है, जो कि आपका बी राइट आंसर होगा, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पर देखिए 13 नंबर में क्या कह रहा है कि द जनरल बायोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरटेस्ट एंड मनी पुस्तक किसने लिखी थी? ये जो कुछ पुस्तक का नाम है, जिसे आप याद भी कर सकते हैं चाहे तो, और ये जिसके जो लेखक है वो कौन है? ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल है, एडम स्थिम है, जे एस केन्स है, या जे बी से है। तो फटाफट बता दीजिएगा राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, इसमें जो सी बताए हैं उन सब का राइट आंसर है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है 14 नंबर में कि राष्ट्रीय आय की गणना में निम्न में से किससे बचना चाहिए? ये जो राष्ट्रीय आय में होता है, गणना में किया जाता है, तो उसमें बचना चाहिए, किसी न किसी से बचना चाहिए। तो वो किसी से? बहुल गणना से, एकल गणना से, दोहरी गणना से, या कोई नहीं। तो इसमें आपको पता होना चाहिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गजब आपका जो कमेंट किए हैं वो सी है। दोहरी नागरिकता जो होती है, दोहरी गणना कर सकते हैं, उसमें क्या करना चाहिए? बचना चाहिए, राइट? चलिए, अब 15 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है। देखिए हम आपको इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ तो नहीं समझा सकते हैं, बट हम जितना भी समझा रहे हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है? क्योंकि हम इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाते ही नहीं, बट आपसे बोले कि सर इकोनॉमिक्स का क्लास लीजिए, तो हम सोचे कि क्यों न ले लिया जाए। इसीलिए मॉडल सेट लाए हैं, जो कि अब हम आपको करा भी रहे हैं। 1 से लेके 10 तक सेट कराएँगे, बहुत ही धमाकेदार चलेगा, और इसे सेट को आप ज़रूर रट लीजिएगा कैसे भी, आपको ज़रूर रट लेना चाहिए, ठीक है? चलिए आप बताइएगा, अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है पूंजीवादी या बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में, मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में, केंद्रीय नियोजित या समाजवादी अर्थव्यवस्था के रूप में। तो इनमें से जो राइट आंसर जो आपका होना चाहिए 15 का डी बिल्कुल ही राइट आंसर है, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं आपके सामने 16 नंबर में। चलिए अब आगे देखते हैं थोड़ा सा, आप 17 नंबर 16 नंबर पे देखते हैं, और 16 नंबर में क्या करा है कि निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का अस्तित्व होता है? तो उसमें पूंजीवादी में होता है, समाजवादी में, मिश्रित में, या इनमें से कोई नहीं। तो 16 अभी जस्ट आपसे पढ़ाए हुए थे कि निजी और सार्वजनिक ये जो होते हैं किसमें, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था में ही आ सकते हैं, क्योंकि पूंजीवादी में तो हो नहीं सकते और समाजवादी में भी नहीं हो सकते। जैसे पूंजीवादी में ले सकते अमेरिका हो गया, ये ब्रिटेन हो गया, ये सब देश हो गया, और समाजवादी में जो आपका हो गया रूस भी है, रूस हो गया, चीन, यहाँ तक कि आपके समाजवादी में ही है, ठीक है। और भारत मात्र जो एक है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें हर एक प्रकार का है, जैसे पूंजीवादी हो सकते हैं, समाजवादी भी हो सकते हैं, वो सब के सब आते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए 17 नंबर में क्या करें, 17 नंबर प्रश्न बहुत ही अच्छा है और अच्छे से याद करते हुए चलेगा, हम यही कहेंगे। अब यहाँ पर 17 नंबर देखिए क्या करें कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होता है तब सीमांत उपयोगिता क्या होता है? शून्य होती है, ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो 17 नंबर का फटाफट कमेंट करके बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। यहाँ पर प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होगी, जैसे जो कुल उपयोगिता होगी, जैसे कोई उत्पादन करने वाला, वो अधिकतम होगी, तब सीमांत उपयोगिता हो सकती है। तो ये जो होती है शून्य होती है। राइट आंसर ये होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर आपके सामने 18 नंबर में क्या कह रहा है कि मांग के नियम व्यक्त करता है। मांग के नियम जो हमें व्यक्त करता है वो क्या करता है? 18 नंबर का
फटाफट बता दीजिएगा। इसमें जो करता है वस्तु की कीमत तथा मांगी नई मात्रा के बीच संबंध को करता है। तो ए आपका राइट आंसर है, डायरेक्ट बता दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है 19 में कि तटस्था वक्र का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तटस्थता का मतलब वक्र का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो 19 नंबर का बताइएगा। ये जो किए थे सैमुअल, ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, याद रखिएगा। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा पेड ग्रुप में। जो भी स्टूडेंट अगर पेड ग्रुप में ज्वाइन किए हैं, ये पीडीएफ उनको मिल जाएंगे, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। चलिए 20 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि तटस्था वक्र सुझाव होता है, वो कैसा होता है? बाएं से दाएं होता है, दाएं से बाएं होता है, दोनों तरफ होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है? तो फटाफट बता दीजिएगा 20 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे मेरे दोस्त, यहाँ पर जो ए जो देख रहे हैं उन सब का बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि तटस्था वक्र विश्लेषण किस आधार पर आधारित है? तो ये है आपका ऑप्शन, देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। उसके अनुसार आप गणनावाचक माप हो गया, क्रमागत माप हो गया, या दोनों हो सकता है, या इनमें से कोई नहीं हो सकता है। तो इसके बारे में बता दीजिए। बहुत बढ़िया, इसका भी राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए 22 नंबर में क्या करा है कि किस बाजार में ए आर वक्र एक्स अक्ष के समांतर होता है? एक्स अक्ष के समांतर होता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार में, एकाधिकारी प्रतियोगिता में, इनमें से कोई नहीं। तो 22 नंबर का आपका कमेंट बिल्कुल ही सही बता रहे हैं और बहुत ही गलत भी बता रहे हैं। तो ए वाला का बहुत अच्छा है, डी मत लगाइएगा। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं कि जब ये इनमें से सभी देखते हैं ना, तो वही लगा देते हैं। वो सोचते नहीं है कि हाँ ये और भी एक आंसर हो सकता है, नहीं सोचते हैं और डायरेक्ट इनमें से सभी को रंग के आ जाते हैं और समझते हैं कि मेरा सही हो गया, लेकिन उनका गलत रहता है, ठीक है, कभी-कभी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह सकते हैं 90% जो है ना, आपको इनमें से सभी ही लगाना है। इसमें 10% जो होता है, इनमें से सभी कभी-कभी नहीं रहता है, ठीक है। 23 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया? तो रिकॉर्डो, वालरस, या मार्शल मेहता? तो इसमें बताइए राइट आंसर क्या होगा 23 नंबर का? चलिए बहुत अच्छा, इसमें भी राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, मार्शल जी ने किया बताया हुआ था। अब देखिए 24 नंबर में क्या कह रहा है कि आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र के दो संख्याओं व्यष्टि और समष्टि में किस अर्थव्यवस्था ने विभाजित किया था? देखिए ये जो व्यष्टि देख रहे हैं, व्यष्टि और समष्टि दो बुक है, ठीक है, बुक है, और इसके बारे में किए हैं। तो ये जो मार्शल के हैं, रिकॉर्डर किए हैं, या रेगनर फ्रीज किए हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो फटाफट बता दीजिए 24 का राइट आंसर। बहुत अच्छे, आप सबका जो राइट आंसर आ रहा है रेगनर जी आ रहा है, सी वाले का राइट आंसर है। और ऐसा ही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ये याद रखिएगा। और अब आपको हम कहेंगे जरूर कि कुछ पढ़े या ना करे, बिहार बोर्ड के बच्चे हो, या यूपी बोर्ड का, या झारखंड बोर्ड, कहीं के बच्चे हो, इस प्रश्न को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। हो सके तो पीडीएफ भी हमसे ले सकते हैं, ठीक है। 25 नंबर देखिए क्या करें कि व्यष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? व्यष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? व्यक्तिगत इकाई का, आर्थिक समग्र का, राष्ट्रीय आय का, या इनमें से कोई नहीं? तो 25 नंबर का बहुत अच्छे, इसमें जो होगा व्यक्तिगत इकाई क्या होगा? तो ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 26 नंबर में क्या करा है कि निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थव्यवस्था के अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? तो ये जो होती है किसमें होती है? असीमित आवश्यकताओं, सीमित साधन, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो 26 नंबर का बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छा, इसमें सी होगा। इसमें जो आपका प्रश्न क्या कर रहा है, फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं और अच्छे से आपको समझाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए कि समझाने की कोशिश करते हैं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या कह रहा है, प्रश्न को अच्छे से देखिए कि निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थव्यवस्था की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? तो ये जो आर्थिक क्रियाएं देख रहे हैं, उसके अध्ययन में जो देख रहे हैं, वो जो होते हैं वो दोनों के दोनों होते हैं। इसीलिए आपका जो राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 27 नंबर में क्या कह रहा है कि माइक्रोज, जिसका अर्थ छोटा होता है। ये जो माइक्रो जानते हैं ना कि माइक्रोकॉन्ड्रिया, ये आप सब जानते होंगे, जो कि क्लास 10th में आप पढ़े होंगे तो वहां पर सुने होंगे, ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द है? तो ये जो अरबी है, ग्रीक है, जर्मन है, या अंग्रेजी है? तो फटाफट बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छा, ये जो माइक्रोज जो देख रहे हैं वो आपके ग्रीक भाषा है, तो बी आपका राइट आंसर होगा। ये भी आप याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा भाषा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है 28 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है मनुष्य की आवश्यकता अनंत होती है? ये जो मनुष्य है ना, हमेशा कुछ ना कुछ चाहता ही रहता है। जैसे मान लीजिए किसी के पास साइकिल है, क्या है? साइकिल है, तो वो क्या चाहता है? मोटरसाइकिल चाहते हैं। और मोटरसाइकिल हो जाते हैं जिसको, तो क्या क्या चाहता है? कार चाहता है। और कार चाहने के बाद फिर धीरे धीरे उसका मन
आगे ही जाता रहता है। और ये मनुष्य के अंदर गुण होना चाहिए, 100% ये गुण होना चाहिए। अगर ये गुण नहीं रहेगा ना तो आप विनाश हो जाएंगे। आज हम खुद ये वीडियो देखे और रियलाइज किए हैं कि हाँ, इस प्रकार का गुण होना चाहिए किसमें, मनुष्य के अंदर। ठीक है, तो मनुष्य की आवश्यकता अनंत रहती है, इसकी आवश्यकता जो है हमेशा बढ़ती रहती है। साधन सीमित होते हैं, साधन जो है सीमित है, जैसे पानी हो गया, वो एक प्रकार के सीमित है जो कि अब कभी खत्म हो जाए कोई ठीक नहीं है। दुर्लभता की समस्या चयन को जन्म देती है। दुर्लभता जो होती है समस्याओं को चयन देती है, मतलब उसको जन्म दे देती है। जो जो दुर्लभ होते हैं वो क्या करते हैं, समस्याओं को जन्म दे देते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर क्या होना चाहिए, डी 100% सही आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चले, आगे चले मेरे दोस्त, आगे चले, बहुत अच्छे। यहाँ पर आपके सामने 29 नंबर में क्या कह रहा है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है। ये जो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या, केंद्र सरकार के कह सकते हैं, साधनों का आवंटन, साधनों का कुशलता उपयोग, आर्थिक विकास, ये सब क्या होती है, समस्याएं होती है। जैसे आर्थिक विकास नहीं हो रही है तो क्या है, एक प्रकार की समस्या है। देश में अगर आर्थिक व्यवस्था नहीं धीरे धीरे चेंज हो रही तो क्या है, एक समस्या ही ना। तो आपका राइट आंसर जो होगा डी होगा। राइट, बिल्कुल ही डी 100% राइट आंसर है। अब 30 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है। तो ये आपको बताना है किस तथ्य की समस्या है। तो फटाफट बताइए, चुनाव की है, उपभोक्ता चयन को, या फर्म चयन को, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 30 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। फटाफट आप सब कमेंट करके बताइएगा कि 30 नंबर का राइट आंसर क्या है। ये जो होता है चुनाव का होता है, ये भी आप याद रखिएगा। 31 नंबर में क्या लिखा है देखिएगा, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। तो इसे बताइए, सह अस्तित्व होता है, जो कि 31 नंबर का आप सबको पहले भी पढ़ाए हुए हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था होते हैं, जहां पर आपको निजी और सार्वजनिक मिले या सामाजिक मिले या कोई भी चीज मिले, जहां पर निजी और ये मिल जाए, दो मिल जाए, तो आपको हमेशा क्या लगाना है, मिश्रित अर्थव्यवस्था लगाना है। क्योंकि अगर एक रहेगा तो इससे पूंजीवादी हो सकता है और समाजवादी हो सकता है, और जब भी एक से अधिक है तो समझिए कि ये मिश्रित है। राइट, याद हो गया ना, बहुत अच्छे। थोड़ा-सा ये हटा देते हैं, अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सब रखना ज़रूरी नहीं है। बहुत अच्छे, अब आप सब कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे, गुड। अब यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा? सी होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है 32 नंबर में कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल्य उद्देश्य होता है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी जो कि रूस है, ठीक है? रूस हो गया, आपका चीन हो गया, ये सब क्या है, समाजवादी देश है। तो उससे का मूल्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? अधिकतम उत्पादन करना, या आर्थिक स्वतंत्रता, या मुनाफा कमाना, अधिकतम लाभ कल्याण। तो इसमें बताइए कि राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका भी बहुत अच्छे गजब आपसे कर रहा है। तो इसमें जो होता है अधिकतम लाभ कल्याण करना। राइट, आपका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने 33 नंबर में लिखा है कि किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिया जाते हैं। कीमत तंत्र, कीमत तंत्र के द्वारा क्या लिया जाता है, निर्णय लिया जाता है। तो फटाफट बता दीजिएगा राइट आंसर क्या होगा 33 का। तो 33 का आप सबका बिल्कुल ही राइट आंसर क्या हो रहा है, ये जो पूंजीवाद देख रहे हैं उसके ही आधार पर लिया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए उत्पादन संभावना वक्र हो सकती है। ये जो उत्पादन हम करते हैं तो कैसा हो सकती है, अक्ष की ओर नदोत्तर होती है, अक्ष की ओर अनुत्तर दर होती है, अक्ष के समांतर होती है, अक्ष के लंबवत होती है। तो इसे बता दीजिए 34 का राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब 35 नंबर देखिए, क्या उस वक्र का नाम बताओ जो आर्थिक समस्याएं दर्शाता है। आर्थिक समस्या दर्शाता है वो क्या कहला सकता है, तो फटाफट बता दीजिएगा। बहुत अच्छे, इसमें जो आपका राइट आंसर क्या होगा, डी है। वो उत्पादन संभावना वक्र होता है। उत्पादन के निम्न में से कौन सा साधन है, उत्पादन के निम्न में से भूमि सबसे बड़ा होना चाहिए एक नंबर पे, प्लस में आपके श्रम, जैसे आदमी हो गया वो भी होना चाहिए, प्लस से इसमें पूंजी भी होना चाहिए। तो ये तीनों के तीनों उपयोग में है, तो इनमें से राइट आंसर आपका, इनमें से सभी होना चाहिए। राइट, इसमें से सभी राइट आंसर लगाइए, ये नहीं होगा, इनमें सभी लगा डी नंबर। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, डी। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अब यहाँ पर 37 नंबर में देखिए क्या करा है, 37 नंबर प्रश्न को अच्छे से समझेगा कि किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। आपको पता है ना कि अर्थशास्त्र जो बोले हैं वो एडम स्मिथ बोले हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, तो वो सिर्फ बोले हैं एडम स्मिथ। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा 38 नंबर में क्या कह रहा है कि अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है। किसने कहा था, अर्थशास्त्र जो है वह तर्कशास्त्र है। किसने कहा था, ये हिक्स कहते हैं, या किन्स, या रोबिन्स, या मार्शल। तो फटाफट बता दीजिए 38 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। सही बात बताया आपने, सी रोबिन्स, जो कि देख रहे हैं सी वाले का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए 39 नंबर में क्या कह रहा है कि व्यष्टि अर्थव्यवस्था में सम्मिलित होती है। व्यष्टि अर्थव्यवस्था में क्या सम्मिलित होती है, तो यहाँ पर फटाफट बता दीजिएगा व्यष्टि अर्थव्यवस्था में क्या सम्मिलित होती है। तो बहुत अच्छी, गजब आपसे कहा रहा है। इनमें से जो आपका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। व्यक्तिगत इकाई होती है, छोटे छोटे इकाई होती है, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण होते हैं, तो डी आपका बिल्कुल ही
राइट आंसर है। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो अर्थशास्त्र के जनक कौन है? आपको पता है ना कि एडम स्मिथ है जो कि अर्थशास्त्र के जनक या तर्कपूर्ण माने हैं। ये भी आपको पता था, राइट? सी आपका राइट आंसर होगा। 41 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि अर्थशास्त्र के कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता कौन थे? तो ये बता दीजिए, अर्थशास्त्र के बारे में पूछ रहे हैं। कल्याण के वजह किसी का कल्याण वगैरह करना, उसका जन्मदाता कौन है? तो आपको पता है ना, 41 नंबर का फटाफट बता दीजिए। तो ये भी जो आपके हैं अर्थशास्त्र कल्याण के हो बहुत अच्छे, ये जो है ये मार्शल जी है, इसमें अलग है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि सबसे पहले माइक्रोज शब्द का प्रयोग करने वाले कौन है? तो यहाँ मार्शल है, बोल्डिंग है या किन्स है या रेगनार फ्रिज है? तो फटाफट बता दीजिए 42 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, इसमें रेगनार फ्रिज जो देख रहे हैं वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है? यहाँ बताइए 43 नंबर की किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? किसके अनुसार अर्थशास्त्र जो है मानव कल्याण, मानव के कल्याण के लिए वह विज्ञान है। तो वह किसके द्वारा बोला गया है? यह शब्द जो बोला गया है ए मार्शल के द्वारा बोला गया है, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। अब यहाँ पर देखिए 44 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? उत्पत्ति का साधन नहीं है। तो देखिए भूमि जो होती है उत्पादन किया जा सकता है, श्रम भी हो सकता है और मुद्रा हो सकता है या पूंजी हो सकता है। तो 44 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, ये जो है मुद्रा जो देख रहे हैं उसका उत्पादन साधन नहीं है, राइट? पूंजी है, पूंजी अगर पैसा दीजिएगा तो कुछ भी उत्पादन कर सकते हैं। भूमि अगर आपके पास है तो कुछ भी उत्पादन कर सकते हैं। श्रम आपके पास है तो श्रम मतलब कि आदमी है तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर 45 नंबर देखिए कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है? अर्थव्यवस्था का क्या उत्पादन हो? मतलब कि ऐसा क्या चीज़ उत्पादन करे कि जो बिक जाए? कैसे उत्पादन करे? कोई सामान जैसे मान लीजिए हमें करना है गाजर या गेहूँ का खेती करना है, तो किस प्रकार का हम उत्पादन करेंगे? कैसे उत्पादन करेंगे? ये सब होता है। उत्पादित वस्तु का विवरण कैसे हो? मतलब कि इसको कैसे फैलाएँ? तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? डी होगा 100%, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए आपके सामने 46 नंबर में क्या लिखा है? उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। 46 नंबर का धराधर बता दीजिएगा, राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें जो होता है ए, जो सूक्ष्म अर्थव्यवस्था में किसमें होते हैं? सूक्ष्म अर्थव्यवस्था में होते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर 47 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था? तो इसके बारे में बता दीजिए, फटाफट बता दीजिएगा राइट आंसर क्या होगा? 47 नंबर का बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसमें जो आपका राइट आंसर क्या होगा? हाँ, बहुत अच्छे। इसमें जो आपका राइट आंसर मार्शल जी होंगे, ठीक है? याद रखिएगा। और यहाँ 48 नंबर नहीं है, 49 नंबर देखिए, गोसेन का प्रथम नियम निम्न में से कौन-सा है? ये जो गोसेन देख रहे हैं, उसका प्रथम नियम जो है निम्न में से कौन-सा है? मांग का नियम है, सीमांत उपयोगिता, हास्य नियम है या समसीमांत उपयोगिता नियम है, उपयुक्त में की बचत है? तो बताइए फटाफट क्या होगा 49 का? किसका? 49 का राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। इसमें जो आपका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? इसमें जो आपका होगा राइट आंसर चलिए बहुत अच्छे। इसमें जो आपका आ रहा है बी आ रहा है, राइट? बी वाला राइट आंसर है। अब ये आपका लास्ट प्रश्न है यहाँ पर क्या कह रहा है 50 नंबर में कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये जो कि वीवीआई प्रश्न है और इसका प्रश्न 50 नंबर का प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में करेंगे और अभी तक आपने सेट 1 और 2 नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आप जितना हम कह रहे हैं उतना आप कम कर लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। कम से कम 1 से लेके 10 तक सेट ज़रूर देख लीजिए, कुछ देखिए या नहीं देखिए। इकोनॉमिक्स का कम से कम 1 से लेके 10 तक सेट देख लीजिए और बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर आ जाएगा। और इसी वीडियो को क्या हो सके तो अगर आपके पास टाइम है तो इसी वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, आपके लिए बेनिफिट ही रहेगा, ठीक है? चलिए अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा और किसी भी स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7542031831, ठीक है? इसे मात्र आपको 150 रुपये पे करना होगा। उसके बाद आपको पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, जिसका फीस था पहले 250 रुपया, लेकिन उसको कच के आपको मात्र अभी 150 रुपया लग रहा है। अभी ऑफर चला है तो जरूर आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।